इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। पूरी दुनिया में आज सुबह से ही स्वास्थ्य को जागरूक कैसे करें, किस तरह से लोग जागरूक हों, इन तमाम विषयों पर बातचीत चल रही है। आज हमारे स्टूडियो में देवास शहर की दो बड़ी शख्सियत हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय बालंबे साहब, योगेश बालंबे साहब, आपका बहुत स्वागत है। ENT विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव सर, आपका बहुत स्वागत है। सर से हम पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू करते रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावा ज्योतिष और कई सारे विषयों पर आपसे बातचीत होती है। बालंबे साहब, आपके विषय में सर जब भी हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप बहुत सीनियर हैं, बहुत शहर की बड़ी शख्सियत हैं। सर, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे ही हम लोग बातचीत करेंगे। इस दिवस का जो मूल है सर, वो क्या है? मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है इस दिवस को लेकर? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये सबसे पहले 1948 में मनाया गया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्टार्टिंग डे है। इसी तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है शुरू हुआ था। तो इस दिन हम जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि स्वास्थ्य जो है नंबर 1 पे आता है और बाकी आर्थिक लाभ जो भी आप जो कर्म करते हैं वो, और जो भी आप गेन करते हैं वो भी सब बाद में आता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप लोगों की सेवा कर पाओगे, आप दूसरों की सेवा कर पाओगे, परिवार की सेवा कर पाओगे। और अगर खुद का ही स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लोगों को यही हम बताते हैं। सनातन में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। या सबसे अपनी काया को निरोगी रखें, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और खुद स्वस्थ बने और दूसरों को स्वस्थ बनाएं। सर, पिछली बार जब सृष्टि में लाइव चल रहा था तब आपने स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन भी बताई थी और संकल्प भी दिलवाया था। वहीं से हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक बार और हमारे दर्शकों के लिए एक्चुअल में हेल्थ क्या है? हेल्थ, पहले तो हम थोड़ा WHO का इस वर्ष का जो मोटो है जी वो बता देते हैं। एक्चुअली संजय से बताया 7 अप्रैल 48 में जो है 7 अप्रैल 48 को संगठन का पहली मीटिंग हुई थी। तो 1950 से उन्होंने जो है हर वर्ष जो है एक नया लोगो नारा दे करके हर वर्ष के लिए एक अलग टारगेट फिक्स करते गए। तब से सतत ये विश्व स्वास्थ्य संगठन एक आह्वान करता है पूरे देश संसार में, विश्व में कि इस मोटो को लेके कराया जाए। तो इस वर्ष का जो मोटो है वो है स्वस्थ शुरुआत, हेल्दी बिगनिंग एंड शाइनिंग फ्यूचर। अच्छा। तो अगर हम लाइफ की शुरुआत जो है अगर स्वस्थ होकर करेंगे तो हमारा भविष्य जो है उज्जवल होगा। तो हमें जो है एकदम जन्म से ही लेकर के, बल्कि जन्म से पूर्व माता के स्वास्थ्य से चिंता करते हुए बच्चे के स्वास्थ्य की, फिर बच्चे का बड़ा हो तो एडोलसेंट किशोर स्वास्थ्य की परिभाषा आ जाती है, फिर किशोर के बाद व्यस्त आ जाती है, फिर व्यस्त के बाद जो है प्रौढ़ लोग क्या जाता है। क्योंकि सारी जो स्टेजेज हमारी अवस्थाएं जीवन की, उनमें अलग अलग बीमारियां, अलग अलग समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी उत्पन्न होती हैं। प्रौढ़ अवस्था की अलग है, वृद्धावस्था की अलग है। तो एक सामान्य स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो एक समुचित आहार, समुचित व्यायाम एवं समुचित दिनचर्या
जिसमें हमारा मेडिटेशन वगैरह भी इंक्लूड है, योगा वगैरह भी, क्योंकि हमको हमारी सारी जो गतिविधियां हैं शरीर की वो पूरी जो है मस्तिष्क से संचालित होती हैं। इसलिए मस्तिष्क को आराम देना और मस्तिष्क को जो है प्रॉपरली अलाइन करना कि वह विवेकपूर्ण बुद्धिपूर्ण व्यवहार कर सके, वही तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। मतलब जो जड़ है बीमारियों की वो मस्तिष्क है, ऐसा कहा? मस्तिष्क से ज़्यादा है, शरीर बाद में आता है। अच्छा, बीमारियों का जो जमीन है जहाँ से वो उत्पन्न इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले जब अपनी परिभाषा ली थी तो उसमें 3 ही लिए थे, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आपका सामाजिक स्वास्थ्य। फिर बाद में जो है स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जोड़ा गया। अच्छा, कि बिना स्पिरिट के, आत्मिक स्वास्थ्य के आप स्वस्थ नहीं हो कहलाएंगे, न हो पाएंगे। इसलिए करीब हमारे ख्याल से 20 साल तो हो गए आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जोड़े हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये सनातन में पहले से ही है। या और जो पॉजिटिव स्वास्थ्य की डेफिनेशन ये है कि केवल निरोगी रहना, मतलब किसी बीमारी को नहीं होना स्वास्थ्य की नहीं कहलाता है। पॉजिटिव स्वास्थ्य वो है जो कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, मानसिक और आर्थिक, आध्यात्मिक, और जैसे बताया कि आपका जो है सामाजिक स्तर पे भी हम स्तर लोग पर भी स्वस्थ। आप स्वस्थ होना चाहिए, तो ही आप जो है पॉजिटिव हेल्थ मतलब ये एक्चुअल स्वास्थ्य की डेफिनेशन है सर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और आर्थिक भी भी ये भी हेल्थ में ही आ जाता है। ये भी पॉजिटिव हेल्थ में आ जाता है। अच्छा, अगर आपके पास पैसा नहीं हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप पॉजिटिव हेल्थ स्वस्थ नहीं कर सकते। तो इसलिए और इन सब की जो मूल है सर, वो शायद शरीर है जो माध्यम है, उसका स्वस्थ रहना भी जरूरी। शरीर तो सबसे पहले अपना स्वस्थ रहना ही चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो तो बाकी सब जीरो है। बाकी सब जीरो। एक के ऊपर जैसे 0 0 लगाते जाओ, अगर एक निकाल दो तो केवल 0 रह जाएगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो ये बाकी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी चीजें यदि स्वस्थ भी होंगी तो धीरे धीरे अस्वस्थ होती हैं। क्योंकि इकाई जो है मनुष्य है, जी। विश्व की इकाई, विश्व में देश सम्मिलित है, देश में राज्य सम्मिलित है, राज्य में राज्य का जब अंतिम कड़ी जाती है तो व्यक्ति है। तो एक एक व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ कहलाएगा, तभी राज्य स्वस्थ कहलाएंगे, तभी जो है विश्व स्वस्थ कहलाएगा। सर इसमें एक प्रश्न ये आता है कि तमाम आप सीनियर्स से जागरूक होकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित होने लगता है और वो उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन समाज में जैसे कई सारी बीमारियां पॉल्यूशन के कारण आ रही हैं या जो अशुद्ध सामग्रियां हैं उसके कारण आ रही, उसका भी तो कहीं ना कहीं कारण मायने रखता है। बिल्कुल, और जनता को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में जो है ये बीमारी जो फैलती है उसको जो है नष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। सामाजिक संगठनों को भी आगे आना नहीं, जो सरकार स्वास्थ्य में व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अगर स्वास्थ्य की अपन परिभाषा दे रहे हैं तो व्यक्ति को ये चारों पांचों काम करने पड़ेंगे। हाँ, स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है उससे संबंधित उसको पांचों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो अगर यदि 5 अंग की अपन ने बात करी है तो उसको एक तो अपना शारीरिक स्वास्थ्य देखना है, उसको अपना मानसिक स्वास्थ्य देखना है, उसको अपना आर्थिक स्वास्थ्य देखना है, मतलब कुछ ना कुछ कार्य करके धनोपार्जन करना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी अपने देश के लिए बढ़ानी है। तीसरा जो है उसको अपना सामाजिक स्वास्थ्य भी देखना है, तो उसको आसपास के जो वातावरण दूषित कर रहे हैं तो एक व्यक्ति तो कर रहे हैं, व्यक्ति का वो एक समाज बन के व्यक्ति बन के समाज बन गया है, वो समाज प्रदूषित कर रहा है। तो अगर हर व्यक्ति समाज प्रदूषित से रुकेगा तो समाज प्रदूषित नहीं होगा, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। एक और कड़ी और मैं जोड़ता हूँ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य।
जी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी जो है रखना चाहिए। और अध्यात्म के हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मेडिटेशन है और भगवान के प्रति आस्था है। जो भी अच्छे कार्य करेंगे उसका अच्छा ही जो है निर्णय, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये मन में भावना हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दूसरों का भी स्वास्थ्य अच्छा रखने में आप मदद करेंगे। सर, जैसे सर ने कहा कि अध्यात्म में यदि हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो मेडिटेशन शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में किस तरह की भूमिका निभाता है सर? ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा काम आता है इमरजेंसी स्थितियों में, जैसे एक्सीडेंट से बचना है, कभी कोई चीज़ आ रही है हमारे पर तो हमको एकदम हटना है, इस तरीके के कार्य से हमको समस्याओं से वो ठीक करता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है वो हमारे बहुत सारे जो जीवन क्रिया है हमारी, उनका मेन रेगुलेटर है। जैसे कि हमारी श्वास को है, हमारे हृदय को है, हमारे रक्तचाप को है, हमारी शुगर को है, इन सब चीज़ों को पैरासिम्पैथिक सिस्टम ज़्यादा इफिशिएंटली कंट्रोल करता है। तो आध्यात्मिक जब हम होते हैं, वो मेडिटेशन वगैरह जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सिंपैथिक सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं और इसको पोटेंट बनाते हैं, अपने पैरासिम्पैथिक सिस्टम को। उससे क्या होता है कि जो है व्यक्ति अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक केंद्रित कर लेता है, उसके ऊपर एक कंट्रोल रखता है, संयमित तरीके से व्यवहार करता है। तो परिस्थितियों का जब संयमित तरीके से व्यवहार होता है तो हमारी जीवन शक्ति और जीवन जीने की क्षमता बढ़ती जाती है। तीसरा क्या होता है, आध्यात्मिक जो हमको अध्यात्म सिखाता है कि हमें सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, हमें अपने आसपास का ख्याल रखना है, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, हमें दूसरों लोगों का ख्याल रखना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना किसी हमारे कार्य से दूसरे को कष्ट हो। तो यदि हम अपना कचरा पड़ोसी के पास नहीं फेंकेंगे, हम कचरा ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करेंगे कि जो वातावरण को भी और किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाए, उस तरीके से भी हमारी स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगा। उसका हिस्सा हम पे भी होगा क्योंकि सारी कम्युनिटी स्वस्थ होती जाएगी। तो एक स्वस्थ समुदाय समुदाय के यही विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। सर, आप दोनों ही हस्तियों के हमने तीन पहलू तो हमें मालूम है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी और शारीरिक स्तर पर भी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की यदि बात करें सर, तो आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आप किस तरह का कार्य करते हैं सर? आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगा कि दूसरों को खुश देखकर हम जो खुशी मिलती है वो हर एक इंसान को प्राप्त करना चाहिए। और डेली जो रोज़मर्रा के कामकाज है उसमें दूसरों को कैसी मैं खुशी दिला सकता हूँ उसके बारे में सोचना चाहिए। वो जिस इंसान ने सोच लिया कि मैं दूसरों को खुशी कैसे दे सकता हूँ तो वो खुश हमेशा रहेगा। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना चाहिए। और अध्यात्म के दो पहलू हैं, एक तो जो है मेडिटेशन, आप जो है भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, किसी भी जो है एक सुपर पावर है उसको आप जो है अपने आप में मानिए और उसका जो है आभार माने कि आपको स्वास्थ्य रखा। और ऐसी रोज़ प्रार्थना करें कि मुझे ये शक्ति दे कि मैं दूसरों की मदद करूं, मेरा खुद का तो स्वास्थ्य अच्छा रहे लेकिन दूसरों की भी मदद करने में मैं कामयाब हूँ, ऐसी आशा रखना चाहिए। उसको मैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहता हूँ। केवल पूजा पाठ या घंटों जो है भगवान का नाम लेने को मैं कभी भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं मानता। आप मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन करता हूँ जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन का मतलब मेरा ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअस काम करने से थक जाता है तो उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क जो है वो भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको भी जो है रेस्ट की ज़रूरत है।
तो वो अगर रेस्ट, फुल रेस्ट मिले, जैसे 8 घंटे की नींद आपको आवश्यक है, उसके बाद ही आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। वैसे ही अगर आपके विचार हमेशा चलते रहेंगे तो भी आपका मस्तिष्क थक जाएगा। इसलिए दिन में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आप मस्तिष्क को आराम देने की कोशिश कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जो है ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करेगा और आपके स्फूर्ति रहेगी और ऊर्जा भी प्राप्त होगी। ये मेरा मानना है। सर, इसी तरह से आपका भी आध्यात्मिक जो पक्ष है वो जानना चाहते हैं। हमारे हिसाब से तो जो अध्यात्म है, आप जितना तटस्थ रहेंगे और संयमित रहेंगे वही अध्यात्म है। क्योंकि क्या है कि हम 3 स्थितियाँ हमारी रहती हैं किसी भी क्षण में, किसी भी पल में, किसी भी समय में। एक हमारी रहती है अतीत, एक रहता है वर्तमान, एक भविष्य। ये क्षण है, ये अभी चला जाएगा, दूसरा आएगा। अतीत हमें हमेशा, अगर अतीत को हम लेके चलेंगे तो हमको दुख प्राप्त होगा, क्योंकि हम ये थे, ये वो था। भविष्य की अगर करेंगे तो वो हमें चिंता देगा। तो अध्यात्म ये कहता है कि हम वर्तमान में तटस्थ स्थिति में संयमित रूप से अपने रिएक्शन, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दें। यही अध्यात्म। आत्मा की हम आत्मा ने, मन चूंकि चंचल है, मन को हम थोड़ा कंट्रोल करके रखें। मन पे अगर हम अधिकार कर लेते हैं, वो आत्मा की बात कुछ सुनने लगते हैं, तो अध्यात्म। और सर, जैसे सर ने बताया कि सर मेडिटेशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं सर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए? हम अलग से कुछ नहीं करते। अच्छा, अलग से मतलब वास्तव में नहीं करते जी। पर ये भी जो सर ने बताया वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। उससे आप चीज़ों को उनके निरपेक्ष रूप में देखने की शक्ति प्राप्त करते। लेकिन सर, आपकी जो ऊर्जा दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उससे हमने बताया ना कि जो है तटस्थ रहना। जैसे हमको इसलिए नहीं मालूम कि क्या हुआ है हमारे साथ से, आगे क्या होना है उसका हमको ज़रूरत नहीं है कि क्या जान करके कि क्या आगे क्या होगा। वर्तमान में भी बैठे हैं। सर, जैसे आप लोग बहुत सीनियर हैं, 30-40 साल से ज़्यादा ही सेवाएं इस क्षेत्र में आप दे रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र 50 साल से ज़्यादा हो गया। आपके सामने सर जब व्यक्ति आते होंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चारों दृष्टिकोण से व्यक्ति स्वस्थ है? जैसे मेरे क्लिनिक का जो दरवाज़ा है, वो वहाँ से जब मरीज या पेशेंट एंट्री करता है तो वहीं से हमारा परीक्षण शुरू हो जाता है। वो वहीं से जो है हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये मनुष्य का स्वास्थ्य आर्थिक, सामाजिक और एवं वैयक्तिक कैसा है, इसकी जो है हम परिकल्पना अपने मन में कर लेते हैं। भले ही वो सही नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी आइडिया तो आ ही जाती है कि ये कैसा मनुष्य है, तो उसके अनुसार ही जो है चलता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भूतकाल को भूल जाना चाहिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भूतकाल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, अच्छे भूतकाल को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो आपसे बुरा जो भूतकाल है, मतलब जो घटना नहीं होना चाहिए और हो गई, उससे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और वर्तमान में जीना चाहिए आदमी ने। वर्तमान में जो है आप जितना अच्छा कार्य करेंगे वो आपको भविष्य के लिए मदद करेगा। भविष्य आपका अच्छा हो, इसके लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। चिंता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधि लिखित जो है वो होना ही है। लेकिन फिर भी विधि लिखित जो होना है तो वो होना है, तो फिर क्यों करो, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। कार्य करते रहना चाहिए और जो फुल्ली डेडिकेशन रहता है और फुल्ली पूरी ऊर्जा से और स्वस्थ रहकर और अपने भगवान को साक्षी मानकर जो कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उसको मेरा मानना है कि हमेशा सफलता मिलती है।
सर ने जिस तरह से कहा कि विधि में जो लिखा है वो तो घटना ही है, क्योंकि एक ज्योतिषी भी आपका पक्ष है, आप इसको कहाँ तक मानते हैं? ज्योतिष के हिसाब से तो जो भी घटना है वो आपके पूर्व जन्मों के कारण हमारे क्रियात्मक कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, उन तीनों को मिलकर के हमारा पूरा जीवन जो है फलीभूत होता रहता है। उसका एक चक्र के हिसाब से, समय चक्र अपने हिसाब से उसको चलाता रहता है। व्यक्ति यदि जो है एक अच्छे भाव से, अच्छा भाव क्या है, शुभ भाव क्या है? शुभ भाव ये है कि मेरा कल्याण हो, तो क्या आपका कल्याण नहीं हुआ तो आप समाज का भी कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण हो, मेरे परिचितों का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, यही सब स्वस्थ हो। इसके लिए क्या है कि मूल जो चीज़ है व्यक्ति को, मूल व्यक्ति को क्या है कि उसकी आवश्यकताएं न्यूनतम होना चाहिए। व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उसकी, उसका भोजन, उसके कपड़े, उसकी जो रिक्वायरमेंट है जीवन की, वो अगर न्यूनतम रहेगी तो हम प्रकृति में से उतना ही लेंगे। प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमको वास्तविक आवश्यकता है, हम उसका संग्रह नहीं करें। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो लोग बीमार जो पड़ रहे हैं वो इम्बैलेंस के कारण पड़ते हैं, ना कि जो भी कोई भी बीमार हो रहा है वो व्यक्ति स्वस्थ इसलिए नहीं है कि बीमार क्यों पड़ा, उसका कोई ना कोई उसकी शरीर में इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन कारण हुआ है। या तो उसने वजन ज़्यादा कर लिया है, या ज़्यादा घूम लिया है, या ज़्यादा थकावट कर ली है, या उसने ज़्यादा पैसे के लिए भागदौड़ कर रहा है तो चिंताएं ज़्यादा पा ली है, या उसने बहुत सारी चीज़ों का संग्रह कर लिया है। वो संग्रह जब कर लिया है तो वो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है, वो उसको अस्वस्थ बनाती है। फिर वो अस्वस्थता शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, उसके कारण व्यक्ति बीमार रहता है। ज्योतिष ये कहता है। सर, जैसे शरीर में रोग आते हैं तो क्या शरीर की ये प्रकृति भी है कि वो स्वतः ही अपनी तरफ से भी प्रयास करता है उन रोगों को दूर करने का? बिल्कुल, आपको सही कहना है। स्वस्थ रहने के लिए आदमी खुद तो प्रयास करता ही है, लेकिन उसको गॉड गिफ्ट भी है, उसको स्वतः रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है अंदर से मिलती है। और आपने देखा होगा नेचर क्यूर भी होता है। कई रोग जो है अपने को आते हैं और चले भी जाते हैं तो मालूम भी नहीं पड़ता है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये तो कई लोगों को होता है और वो अननोटिस चला जाता है और ठीक भी हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि सभी रोग जो है नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कई रोग ऐसे हैं जो बाह्य शक्तियों के कारण आपके शरीर में होते हैं, तो उनको कम से कम रोकथाम करना चाहिए। सबसे पहले रोकथाम सबसे अच्छी है इलाज के। अगर खुदा न खास्ता रोग हो भी गया तो उसको तुरंत इलाज करना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि केवल मनुष्य को मृत्यु के बाद फिर से सजीव करना बाकी रह गया है। नहीं तो सीरियस से सीरियस मरीज भी, कठिन से कठिन रोग भी आज ठीक हो जाते हैं। कैंसर की बीमारी जो असाध्य पहले मानी जाती थी वो भी ठीक हो रही है पूरी तरह से। हार्ट पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां भी ठीक हो रही है। लेकिन प्रकृति को क्या है, बैलेंस रखना पड़ता है। तो जितनी हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं उतनी बीमारियां और भी आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल यंग एज में जो है हार्ट अटैक की बीमारी, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। पहले हम सोचते थे हार्ट की बीमारी 50, 60 या 40 के बाद ही होती है, तो 40 तक तो कोई सोचता भी नहीं था कि हार्ट की जांच कराना चाहिए, रेगुलर जांच कराना चाहिए, बीपी की जांच कोई करता नहीं था।
लेकिन आजकल जो है 20 के बाद ही रेगुलर हार्ट की जांच और बीपी की जांच और शक्कर की बीमारी सभी की जांचें ज़रूरी करना पड़ती है और लोगों को एडवाइस की जाती है कि इन बीमारियों से जो है आप दूर रहें। आप जो अगर हो भी गई तो उसको रिवर्स करने के भी आजकल तरीके आ गए हैं। आपकी लाइफस्टाइल बदल के, आपका जो है खान पान का तरीका बदल के, रेगुलर व्यायाम कसरत करके भी आप ठीक हो सकते हो, ऐसी मान्यता है। सर, रूटीन जांच जो होती है स्वस्थ व्यक्ति को भी जरूरी है वो समय समय पे जांच कराता है। अब इसके हमारा जो साइंटिफिक ज्ञान है जी। और हमारा जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसमें दोनों में विरोधाभास है। अच्छा। मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि हर रूटीन जांच होना चाहिए। एक उम्र के बाद, जैसे सर ने कहा कि 20 साल के उम्र बाद। के बाद मतलब हर व्यक्ति को जांच कराते रहना चाहिए, अच्छा। करना चाहिए, है ना। साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सुबह ये करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है सुबह 2 लीटर पानी पियो, ऐसा करो ऐसा करो। बहुत सारे आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारी चलती रहती हैं, है ना। उनको भी हम सुनते रहते हैं। लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, वो फीडबैक देते हैं मैं सुबह से ये करता हूँ, गिलोय जूस पीता हूँ, मजा करके चौराहे पे ये करता हूँ। इसके विपरीत हमारा जो ज्ञान है और अनुभव है, वो हमारा ये कहना है कि जो ये सब नहीं भी करते वो कंपेरेटिवली कम बीमार पड़ते हैं। वो नहीं भी करते, जो बिल्कुल इस तरह से कुछ नहीं करते हैं, है ना, वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा व्यसन भी नहीं करते। हाँ। वो व्यसन भी नहीं करते हैं और वो भी नहीं करते। ना कोई अच्छी चीज़ खा रहा है ना कोई खराब चीज़ खा रहा है। अपना सामान्य जो खाना है वो सामान्य एक अपना जीवन निश्चिंत होकर के जी रहे। होता क्या है कि शरीर में निश्चित तौर पे जब भी आपको कोई रोग प्रवेश कर रहा होगा, आपको वो एक आभास जरूर कराएगा। आप उस आभास को पहचानने का लगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मेरे को ये चीज़ होने वाली, मेरा अभी लिवर काम नहीं कर रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है। तो इस तरीके के लक्षणों से आप चल रहे हैं। आप कितना चल पाते थे पहले, कम चल पा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा आप काम नहीं कर रहा। तो यदि हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, यदि हम अपने खुद के दृष्टा हैं, तो आपको बीमारियों का पहले पता लग जाएगा बिना जांच कराए। परंतु हमारे पास क्या रहता है, अपने लिए ही समय नहीं होता है, तब जांच की जरूरत पड़ती है। हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि आप पेपर पढ़ के देख लीजिए। मकान के लिए कई लोगों ने जान ले ली होगी, पर जान के लिए किसी ने मकान बेचा हो अभी तक नहीं आया। जान बचाने के लिए किसी ने मकान बेचा हो। बिल्कुल सही। लेकिन मकान के लिए जान, मकान के लिए भाई की जान ले ली, पिताजी की जान ले ली, इसके लिए ले ली। नहीं, कई बीमारियों में मकान भी बिक जाते हैं लोगों के, बिक जाते हैं, पर और जमीन भी बिक जाती है। ऐसी बीमारियां रहती है, बहुत कम होता है। और आप देखना जितने लोग मर रहे हैं, कई लोग मर गए हैं, उन्होंने बहुत कम इलाज कराया होता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी रहती है, हाँ, वो असाध्य बीमारियां हैं, बीमारियां रहती है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, पता नहीं रहती। और कई मानसिक बीमारियां जो साइलेंट ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, और अंदर ही अंदर। हाँ, अंदर ही अंदर। और उसका आपको जैसे मालूम है, ब्लड प्रेशर का जो है एंड एकदम हार्ट अटैक आता है और आदमी ख़त्म हो जाता है, ब्रेन अटैक आता है, लकवा मार जाता है। तो ये चीज़ें नहीं हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेगुलर जांच करना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल होना चाहिए रेंज में। डायबिटीज़ का जांच करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो है भारतवर्ष में ही डायबिटीज़ के मरीज एकदम बढ़ गए। तो इसलिए ये आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन और भी मरीज इसके बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपने को कंट्रोल करना चाहिए। और जांच करने में लोग घबराते हैं, कई लोग, मैं क्यों जांच कराऊँ, पॉजिटिव आ गया तो गोली चालू हो जाएगी।
डॉक्टर का खर्चा चालू हो जाएगा। और आजकल तो डॉक्टर ज़बरदस्ती बीमार कर देते हैं, हाँ, इस तरह की बातें चलती ऐसी हैं। बातें चलती है। तो मेरा कहना है नॉर्मल है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अपना काम पूर्ण ऊर्जा से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका समय क्या रहता है सर इन जांचों का? किस वो अलग अलग उम्र में अलग अलग समय रहता है। जैसे मैंने बताया आजकल 20 के ऊपर ही जो है बीपी शुगर की जांच रेगुलर करते हैं। जिसको नहीं है उसको साल में एक बार करना चाहिए, जिसको बीमारी है उसको हफ्ते में एक बार करना चाहिए जांच। जिसको बीमारी नहीं हो साल में एक बार अपना हाँ, रूटीन कम चेकअप से करा, कम साल में जिससे एक चीज़ें बार पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ जाए। साल 6 महीने में भी करा सकते हैं। तो नॉर्मल जांचें या सभी इंडेक्स पूरे शरीर के? हाँ, जो रूटीन रूटीन। जैसे ब्लड की जांच है, हीमोग्लोबिन आपका काउंट वगैरह है वो, प्लेटलेट वगैरह, फिर यूरिन नॉर्मल कि कहीं आपको प्रोटीन्स तो नहीं आ रहा है, यूरिन में शक्कर तो नहीं आ रही है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा आपको डायबिटीज़ है। और ब्लड प्रेशर तो फ्रीली जांच कोई भी अपनी मशीन रख के घर पे ही जांच करा सकता है। तो इस तरह से जो है अपना स्वास्थ्य खुद स्वस्थ रख सकते हैं। सर जैसे सर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आप ईएनटी विशेषज्ञ हैं, तो जैसे जो ईएनटी से रिलेटेड बातचीत है या एहतियात हैं उसके विषय में थोड़ा सा आप बताना चाहिए। आँख नाक कान गला। देखिए, हमारे शरीर में जो भी संक्रामक रोग हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, कोई भी कीटाणु के प्रवेश के द्वारा दो ही, मतलब मुख्यतः नाक या अच्छा, उसके द्वारा ही हम जो है अविष्ट चीज़ों का सेवन करते हैं, या नाक के द्वारा जो है कि आपका जो पोल्यूशन वाले चीज़ें हैं वो अंदर जाती हैं। ये दो मेन है। बाकी थोड़ा आँख खुली हुई है, थोड़ा अपना गुदा द्वार खुला हुआ है, वहाँ से भी थोड़े इन्फेक्शन जा सकती है, पर वो बहुत ही संख्या कम है। और जो चौथा जो हमारे एंटी का है बॉडी में वो है त्वचा। तो त्वचा से भी चूँकि त्वचा टफ रहती है तो बहुत कम इन्फेक्शन जा पाती है। तो एक तो हमें इन्फेक्शन से यदि बचना है तो हमें अपने आसपास का वातावरण जो पहले ही आ चुका है हमारे उसमें, कि हमें अपने आसपास स्वस्थ वातावरण देना है, स्वच्छ वातावरण देना है, तभी हम जो है इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो एक तो एहतियात ये है। दूसरा, खाने में हमको शुद्ध चीज़ें खाना है। तो शुद्ध चीज़ें खाना है, जितना हमारे हाथ के अंदर है उतना तो हम कर लेंगे, परंतु जो समय के अनुसार और प्रकृति के अनुसार जो है लोगों ने जो है कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, और जो दवाइयों का उपयोग हो रहा है पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को भूखा तो नहीं खाया जा सकता। जहाँ तक नाक कान गले का प्रश्न है, तो हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, संक्रामक रोग जाने के या कीटाणु या दूषित पदार्थ प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं मुख्यतः। एक नाक के द्वारा, जिसमें हवा के द्वारा सांस जब हम लेते हैं तो हवा के साथ में जो है प्रदूषित कण, प्रदूषित वायु के द्वारा, या बैक्टीरिया या सामने संक्रामक व्यक्ति बैठा है उसके द्वारा कम्युनिकेट होकर के हमारी श्वास नली में इन्फेक्शन जा सकता है। दूसरा, यदि हम स्वच्छ या शुद्ध पदार्थ नहीं खा रहे हैं तो हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा जो है गुदा द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकता है, और चौथा जो है हमारी त्वचा के द्वारा प्रवेश कर सकता है। यही 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन प्रवेश करता है। इसमें आँख एक एक्सेप्शन है कि आँख के अंदर इन्फेक्शन जो है, क्योंकि आँख हमेशा खुली रहती है, तो आँख के अंदर डायरेक्ट भी प्रवेश इन्फेक्शन हो सकता है। अब इनसे यदि बचने के लिए क्या किया जाए, तो नाक के द्वारा यदि हमको इन्फेक्शन से बचना है या एलर्जी से बचना है तो हमें स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण में और वायु में रहना पड़ेगा। मुंह से यदि हमको लेना है तो हमको शुद्ध एवं स्वच्छ पदार्थ खाना पड़ेगा। इसके साथ एक जो आजकल जो बीमारी देखने मिली है वो एलर्जी रोग बहुत ज़्यादा हो गए। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक तरह का हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो कि किसी भी बाहरी वस्तु के लिए
ज़्यादा एक्सेसिव रिएक्शन दे देती है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। एक्चुअली वो हमारे प्रतिरोधात्मक चीज़ है शरीर के अंदर, जिसके द्वारा उस प्रवेश को रोकने की कार्रवाई होती है और उसको वहीं पे जो है एक जगह बांध के रखने के लिए व्यवस्था होती है हमारे शरीर के अंदर। अगर ये ज़्यादा मात्रा में होने लगती है तो इसको हम एलर्जी बोलते हैं। इसमें हमको क्या है, खुद या तो हम अपने द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे क्या क्या चीज़ हमको शरीर के लिए हमारे सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें रहती हैं, अलग अलग वस्तुएं रहती हैं जिनके खाने से या जिनको सूंघने से उसको जो है एलर्जी हो सकती है। उनसे बचने के लिए या तो हम खुद जांच करेंगे या फिर कुछ जांचें उपलब्ध होती हैं जिनके द्वारा हम ये प्राप्त जान सकते हैं कि इन चीज़ों से हमको बचना है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं। बाकी नाक कान गले की कोई भी बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती है, हालांकि वह ये ज़रूर है कि हमारे दैनिक जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित जरूर करती है, उनको हम पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, तो अतः इनका कंट्रोल जरूरी है। सर एक बहुत कॉमन सी एक शंका है कि जैसे मान लीजिए कार होती है और कार हम लोग शहर में ड्राइव करते हैं, रेगुलर वातावरण में रहती है, तो उसके अंदर जो डस्ट आ जाती है बहुत इंटीरियर पार्ट में जहाँ धूल पहुँच जाती है, तो ऐसे ही क्या शरीर में भी ऐसा होता होगा कि जब हम पूरे इस वातावरण में रहते हैं तो बहुत सारी डस्ट हमारे फेफड़ों में जम जाती होगी या अंदर भी प्रवेश की, या वो रेगुलर जमी रहती है? ऐसा नहीं, उनको निकालने की व्यवस्था है। शरीर में कोई भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो भी जाते हैं इस तरीके के, जैसे धूल के कण गए, तो हमारा क्या करता है, धूल के कण जाते हैं तो सबसे पहले तो नाक में रुकते हैं, नाक में इकट्ठा हो जाता है, तो कफ के द्वारा जो है हम कई बार नाक साफ करते हैं तो उससे आ जाता है। फिर वो जाएगा तो गले की तरफ उतरेगा, तो गले में भी उसको रोकने की व्यवस्था होती है। वो लार के द्वारा जो हम लार दिन भर बनती है उससे साफ होते हो करके हमारे पेट में चला आता है और हमारे स्टूल के साथ लैट्रिन के साथ में बाहर हो जाता है मल के साथ। व्यवस्था है, एक तरीका है जो अगर मान लो इसमें से भी कुछ बचता हुआ धोखे से जो है फेफड़े में भी चला गया तो वो श्लेष्मा बनता है, कफ बनता है जिसको हम बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो है बाहर होता है वो जा करके। ऐसे कोई भी दूषित पदार्थ यदि हमने कुछ खाया है तो वो हमारे लिवर में जाकर के डाइजेस्ट होता है, वहाँ से जो है अगर कीटाणु है तो लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब जो अनावश्यक चीजें पहुँचती हैं शरीर खुद उनको बाहर करता है। हाथों में भी ये व्यवस्था रहती है, क्या चीज़ एब्जॉर्ब करना है क्या चीज़ नहीं करना है, ये सब व्यवस्था रहती है। किडनी का तो काम ही है फिल्टर करना, किडनी काम जो टॉक्सिक मटेरियल से सभी बाहर निकालना। सर जिस विषय में आपकी विशेषज्ञता है, उस जो आपकी योग्यता है जिससे पूरा शहर आपको उस नाम से ही जानता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, तो मूल जो सबसे कॉमन समस्या है सर, जब हम लोग बातचीत करते ही हैं, कई सारे हमारे दर्शकों भी इस विषय पे बात आती कि घुटनों की दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब बहुत कॉमन हो गई है हर परिवार में। इसके कारण क्या है सर और उसके बचाव? घुटनों की समस्या से पहले मैं आपको हड्डी की जो है स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा जी। शुरू से लेकर बचपन से लेकर और आखिरी तक हम हमारे हड्डी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हड्डी जो है मेन पार्ट है जो कि मनुष्य को खड़ा करती है, चलाती है, वो सब काम करती है। वही जो है मांसपेशियों को सपोर्ट देती है और जो नर्वस सिस्टम जो ऑर्डर देती है वो प्रक्रिया जो है अपन फिजिकल मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए उसके लिए जो है जैसा कि आपको मालूम है हड्डी कैल्शियम से बनती है और कैल्शियम डिपॉजिट होते रहता है हड्डियों में, और जैसे जैसे शरीर बढ़ते जाता है वैसे वैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, ग्रोथ होती जाती है, हड्डी की लंबाई बढ़ती है, तो वैसे कैल्शियम की मात्रा भी उसमें बढ़ती जाती है। ये कैल्शियम की मात्रा और हड्डी मजबूत होना ये उम्र के 35 साल तक होता रहता है और 35 साल तक जो हड्डी मजबूत होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम बोन मैरो डेंसिटी। 35 साल के बाद जो है नेचुरली हड्डियों की क्षमता जो है कम होते जाती है
उसके बाद जो है हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता और मजबूत नहीं होती है। तो इसलिए यंग एज में 35 साल तक जो है हड्डी को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए और उसके लिए आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम ज़रूरी है और खान पान में ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी जैसे कि सब लोगों को मालूम है वो ज़रूरी है। खान पान में अपने डेली जो है इंटेक आप कैल्शियम का करते हैं तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, वो लेना चाहिए। फल फ्रूट में केला सबसे ज़्यादा कैल्शियम देता है, वो लेना चाहिए। और विटामिन डी का तो सोर्स सभी को मालूम है कि केवल सनलाइट के द्वारा नेचुरल सोर्स है, उसके द्वारा ही विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसीलिए बच्चों को जो है अपन थोड़ी देर के लिए धूप में लिटा के दें या एडल्ट भी जो है बाहर जो है कपड़े निकाल के थोड़ा धूप का सेवन करे 1-2 घंटे तो विटामिन डी प्राप्त होता है। और 35 के बाद भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट कम से कम 1 ग्राम रहती है एडल्ट में और विटामिन डी की भी जो है रिक्वायरमेंट करीब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में रहती है। तो अपने भारतवर्ष में तो ये पॉसिबल नहीं है कि अपन पूरे कपड़े निकाल के 1 घंटे तक सूरज की रोशनी में पड़े रहे विटामिन डी प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए एक गोली आती है हफ्ते में 1 लेने की, वो खाते रहे, 2 महीने खाए, फिर 1 महीना गैप दे, फिर 2 महीने खाए। ऐसा करके आप विटामिन डी का बैलेंस बना सकते हैं। और कैल्शियम तो रेगुलरली ले सकते हैं, 500 मिलीग्राम की सुबह शाम एक गोली लेने से भी जो है कैल्शियम की मात्रा खून में। ये टेबलेट से डॉक्टर के परामर्श से लें या व्यक्तिगत? डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है कैल्शियम की अधिक मात्रा लेने से भी बीमारियां होती है, जिसको कि हाइपर कैल्सिनोसिस बोलते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए विटामिन डी की मात्रा भी ज़्यादा होने से बीमारी हो सकती है। तो उसका जो है जितना आवश्यक है उतना ही लेना ज़रूरी रहता है और डॉक्टर के सलाह से ही लेना जरूरी। मतलब सर इसमें एक प्रश्न और ये उठ रहा है कि जो 35 वर्ष तक ही हड्डियों की मजबूती के लिए काम किया जा सकता है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हो गया है, फिर आप खाली निकाल सकते हो, उसमें डाल नहीं सकते। तो हड्डियाँ कमज़ोर होती रहेगी। अगर आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, कैल्शियम की मात्रा कमी है, विटामिन डी की मात्रा कमी है, तो आपकी धीरे धीरे हर हड्डी वीक होती रहेगी। जो है शरीर जो है खून में कैल्शियम हड्डियों के द्वारा आएगा और हड्डी आपकी कमज़ोर होती रहेगी। मतलब 35 के बाद सिर्फ उनको सेफ रखना है, सेफ के मेंटेन रखना है आपको। हड्डियों को और मजबूत तो नहीं बना सकते, लेकिन उनको वीक नहीं होना देना है, उनको कमज़ोर नहीं होने देना, मेंटेन रखना है, मेंटेनेंस। तो इसलिए एक बीमारी है आपके सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि 60 साल के ऊपर होती है और जिसमें कि काफ़ी लोग चपेट में आते हैं। वो कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण ही होती है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी झुक जाती है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ही झुक जाती है। पुराने लोग जैसे देखा होगा 50-60 आते आते झुक के जाते थे, काठी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल जो है हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में भी लोगों में जागरूकता आ गई है। तो फल फ्रूट, कैल्शियम, विटामिन डी और सारे डॉक्टर की सलाह लेते रहते हैं। इसलिए जो है रीढ़ की हड्डी भी उनकी स्ट्रेट रहती है और चलने फिरने में भी काफ़ी लोगों को 70-80 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब जो है हड्डियों की स्वास्थ्य के कारण ही होता है। वो लोगों में जागरूकता अच्छी आई है और आना भी चाहिए। तो ये आज के दिन का उद्देश्य है, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, वो स्वस्थ रहना चाहिए। एक सर घुटनों के विषय में थोड़ा सा। घुटनों के विषय में आजकल जो है
आपने देखा होगा कि खेलकूद और जो दिनचर्या छोटे बच्चों की या यंग लड़के लड़कियों की बहुत कम हो गई है। उनका सीडेंटरी लाइफ हो गया है, ज़्यादातर वो कंप्यूटर में काम करते हैं या बैठे बैठे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें जो है खेलकूद और व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, तो उसके कारण जो है ये घुटनों की समस्या आती है। और जैसे कि घुटने सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पूरे शरीर में जॉइंट माना गया है, तो वो अगर चलायमान नहीं रहेगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है, जो कि जकड़न पैदा करती है घुटनों में और दर्द होता है। तो ये 35 के बाद ही जनरली होती है, लेकिन यंग एज में भी हो सकती है। तो इसका बचाव का तरीका यही है कि आपकी जो है रेगुलर एक्सरसाइज रखें, कैल्शियम की मात्रा सही में लें, विटामिन डी प्राप्त करते रहें, तो ये समस्या नहीं होती। बहुत सार्थक विषयों की बात हुई सर। संक्षिप्त में अब को हम अंतिम चरण में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपकी तरफ से लोगों को एक संदेश सर, और फिर सर से संदेश। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने समाज का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर एक संदेश आपकी तरफ से। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मैं सभी को ये सलाह दूंगा कि अच्छी नींद लें, कम से कम 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। दूसरा, कार्य करते रहे, एक्टिव रहे, खान पान में ध्यान दें, क्योंकि भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी के लिए, और पौष्टिक भोजन हो तो ज़्यादा अच्छा। और जो फास्ट फूड है उनके तरफ जो है थोड़ा कम ध्यान दें। और यंग जनरेशन के लिए मैं ये उनको सलाह दूंगा कि खेलकूद में और व्यायाम में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ज़्यादा, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पढ़ाई लिखाई भी, ब्रेन का ये स्वास्थ्य जो है वो भी जो है, आप एक्टिव रहेंगे और एक्टिवली उसको ब्रेन को भी चालना देंगे, तो वो भी स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। सामाजिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, सभी जो है मिलजुल के अच्छा रहता है। परिवार में स्वस्थ बने रहे, और परिवार सब, अगर आप माहौल ऐसा रखेंगे कि आपके परिवार में स्वस्थ जीवन रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद सर। जीवन स्वास्थ्य, जीवन की जो मूल पूंजी है वो स्वास्थ्य है, और इस गंभीर विषय पर दो बड़ी शख्सियतों से आज हमने हमारे इस अभियान की शुरुआत की है। कुलदीप सर, आदरणीय वालंबे सर, आप दोनों ही बड़ी हस्तियों का बहुत धन्यवाद। भविष्य में फिर बैठेंगे, विस्तार से बातचीत होगी कई सारे विषयों पर। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।